अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं अच्छा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HEC प्रोफेशनल्स। आज की वीडियो में हम निबोश IG1 के चैप्टर नंबर 3 के एलिमेंट 3.4 को डिस्कस करेंगे। हम बेसिकली इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे रिस्क असेसमेंट का, कि रिस्क असेसमेंट होती क्या है, इसको कैसे किया जाता है और इसकी क्या इसकी अहमियत है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं इसको करने के। आज जो टॉपिक हम मेनली इसमें फोकस करेंगे रिस्क असेसमेंट के अंदर भी, वो है रिस्क प्रोफाइलिंग। सबसे पहले जानते हैं रिस्क असेसमेंट के बारे में। रिस्क असेसमेंट क्या होती है? उर्दू में अगर मैं आपके लिए इसका तर्जुमा करूं तो हम रिस्क को बोलेंगे ख़तरा और असेसमेंट को बोलेंगे जांचना। मतलब ख़तरे की जांच पड़ताल जो है हम उसको क्या करते हैं, और फ़ियाम में हम उसको रिस्क असेसमेंट का नाम देते हैं। अब रिस्क असेसमेंट क्या है? हमारे पास एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स। किस चीज़ के लिए? आइडेंटिफाइड रिस्क के लिए। सबसे पहला काम जो हमारा होता है ड्यूरिंग द रिस्क असेसमेंट वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड्स। जब हम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हमें ये पता लग जाता है कि हमारे लिए खतरात क्या हैं, तो उन खतरात के अकॉर्डिंगली हम उनके लिए फिर प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स हम अडॉप्ट करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं कि हम इन खतरात को से बचाव किस तरह कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने वर्क फोर्स को उनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब ये बेसिकली जो एक्टिविटी है ये एग्जिस्टिंग एंड करंट कंट्रोल्स को अंडर कंसिडरेशन लेते हुए की जाती है कि आया आपकी एग्जिस्टिंग एंड करंट कंट्रोल कितने एफिशिएंट हैं, और उसकी बेस के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें फर्दर क्या करना चाहिए कि हम अपनी एक्टिविटी को या अपनी वर्क फील्ड को जो है वहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकें या उसको हम वर्कर्स के लिए सेफ बना सकें। रिस्क असेसमेंट बेसिकली एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होता है हमारे पास, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफेशनलिज्म को शो करता है कि आया वो ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए कितनी प्रोएक्टिव है और हेल्थ एंड सेफ्टी के अकॉर्डिंगली वो क्या काम कर रही है। क्योंकि ये उसकी फर्स्ट लाइन होती है या उसकी बेस्ट लाइन होती है फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा होता है या कोई भी काम हो रहा होता है जिसके अंदर आपकी सेफ्टी जो है ऑन कंसर्न होगी, तो उन एक्टिविटीज़ के लिए रिस्क असेसमेंट का होना इंतहाई नागुज़ीर है। अब रिस्क असेसमेंट तो जनरली हम देखें, अगर एक पूरा प्रोजेक्ट है तो उसकी हम एक रिस्क असेसमेंट करेंगे जिसमें उस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद, उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद या कोई भी जगह है उसमें उस काम के अंदर मौजूद खतरात को जांचेंगे, उनको अपने पास नोट डाउन करेंगे और उनके लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स हम अप्लाई करेंगे। अब रिस्क असेसमेंट करने के लिए जो बंदा रिस्क असेसमेंट कर रहा है उसका फिजिकली फिट होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क असेसमेंट डिपेंड करता है ऑन द परसेप्शन ऑफ दैट पर्सन। क्योंकि वो बंदा करने रिस्क असेसर जो होगा वो अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंगली, अपने जो है नॉलेज के अकॉर्डिंगली, अपने दिमाग से जो है चीज़ों को इंटरप्रेट करके वहाँ पे क्या कर रहा होगा, रिस्क असेसमेंट कर रहा होगा। तो जब भी इंटरप्रेशन की बात आती है तो इंटरप्रेट्स हम तब करते हैं चीज़ को तब हम महसूस करते हैं जब हमारे सारे के सारे सेंसेस जो होते हैं उसके लिए प्रॉपर्ली काम कर रहे होते हैं और वो फिट होते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को 5 सेंसेस से नवाजा है, जो है साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। अगर किसी भी इंसान के ये 5 सेंसेस प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं और वो प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं तो वो एक हादसे को पहले, जैसे हम कहते हैं ना सिक्स्थ सेंस का नाम देते हैं हम, किसी भी हादसे के रुनमा होने से पहले हम उसे जो है महसूस कर लेते हैं या जान लेते हैं। इस तरह ड्यूरिंग रिस्क असेसमेंट रिस्क परसेप्शन क्या होता है वहाँ पे वर्कर का या एक रिस्क असेसर का, कि वो किसी भी हैजर्ड को देखता है तो उसकी लाइकलीहुड और सिविलिटी को जो है वो वर्बली जो है वो क्या करता है, काउंट डाउन कर लेता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस बेस के ऊपर काम कर रहा होता है कि उसे ये अंदाज़ा हो जाता है कि भाई इस हैजर्ड से कोई भी हादसा रुनमा वहाँ पे हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है एक असेसर के रिस्क परसेप्शन के ऊपर। अब रिस्क परसेप्शन कई एक वजूहत की वजह से आपका जो है ख़राब हो सकता है। जैसे अगर कोई जो है रिस्क असेसर बीमार है या उसने किसी भी तरह का कोई नशा किया हुआ है या वो फटीक का सामने उसे वहाँ पे ठीक है, या प्रीवियस उसका जो एक्सपीरियंस है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये आपके रिस्क परसेप्शन को जो है अफेक्ट करते हैं। कोई भी इंसान जब बीमार होगा या जब स्ट्रेस में होगा या थका हुआ होगा तो उसके सेंसेस कभी भी प्रॉपर्ली का काम नहीं कर रहे होंगे। जब सेंसेस नहीं काम कर रहे तो आप रिस्क परसेप्शन आपका सही से काम नहीं कर रहा और आप चीज़ों को प्रॉपर्ली वहाँ पर जान नहीं सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क असेसमेंट जो है जितना देखने में और सुनने में सिंपल लगता है, इतनी सिंपल एक्टिविटी होती नहीं है। अब इतनी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज भी लग रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन को जो है अपनी एक टीम को उसके ऊपर लगाना पड़ रहा है, तो इसके पीछे कोई पर्पस भी तो होगा, कोई मकसद भी होगा, इस वजह से ये एक्टिविटी की जाती है और इस एक्टिविटी की इतनी सिग्निफिकेंस है। तो सबसे कुछ बड़े इसके कुछ मकासद मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। सबसे पहले जो पर्पस होता है रिस्क असेसमेंट का, वो प्राइमरी पर्पस है कि भाई डेथ एंड पर्सनल इंजरी से बचाओ। हम रिस्क असेसमेंट या कोई भी खतरे को हम उससे पहले इसलिए जानते हैं या हम नोट डाउन करते हैं या उसे कंट्रोल करते हैं कि हम नहीं चाहते कि ड्यूरिंग और वर्क किसी भी हमारे वर्कर के साथ कोई भी ऐसी पर्सनल सीरियस इंजरी का सामना उसे करना पड़े या किसी भी बंदे की वहाँ पे मौत वाक़ई हो और किसी भी ऐसे हैजर्ड की वजह से जिसको पहले हमने कंट्रोल नहीं किया था। और अब ज़रूरी नहीं है कि किसी भी हादसे की वजह से आपको या पर्सनल इंजरी होगी या डेथ का सामना करना पड़ेगा, और भी कई पॉसिबिलिटीज़ हैं।
आपका डिफरेंट लॉस इंसिडेंट्स हो सकते हैं आपके पास, आपका टाइम लॉस हो सकता है, आपका इक्विपमेंट लॉस हो सकता है, आपका मटेरियल लॉस हो सकता है। जिस भी तरह का आपको लॉस होगा अल्टीमेटली वो आपको फाइनेंशियल लॉस की शक्ल में ही आपके सामने आएगा, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो है वहाँ पे क्रेडिबिलिटी के ऊपर वो सवारी का निशान आ रहा होगा। तो इन सारी चीज़ों से बचाव के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे रिस्क असेसमेंट करवाते हैं। जब भी अपने जहन में ये बात रखें कि जब भी कोई भी हादसा होता है तो वो हादसा आपका ब्रीच ऑफ लॉ के ज़ुमरे में आएगा, क्योंकि कोई किसी मुल्की कानून की आप खिलाफ वर्जी करते हुए वो हादसा आपके पास होगा। चाहे अगर आपके वर्कर के साथ कोई छोटा मोटा हादसा ही पेश आया है तो इसका मतलब है कि आपने उस वर्कर की हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं किया था। जो ILO की तरफ से आपके ऊपर एक रेगुलेशन है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपने हर सूरत में वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी को क्या करना है, रेगुलेट करना है। तो जब आपने वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी को रेगुलेट नहीं किया तो दैट्स वाई आपने ब्रीच ऑफ लॉ किया है, और उसके ज़ुमरे में आपको प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है और आपको फाइन भी किया जा सकता है। द कॉस्ट ऑफ लॉस, ईच एंड एवरी एक्सीडेंट हैज़ सर्टेन कॉस्ट। अब हर एक्सीडेंट की कुछ कॉस्ट होती है, चाहे वो उसकी जो है वो माइनर कॉस्ट हो, चाहे वो उसकी मेजर कॉस्ट हो। इवन आपका छोटा सा इक्विपमेंट भी अगर लॉस हो जाता है तो उसकी भी कॉस्ट है, और अगर एक मेजर मशीनरी आपकी लॉस होती है तो उसकी भी एक कॉस्ट है। तो इन सारी चीज़ों से बचाव के लिए हम क्या करते हैं, प्रोएक्टिव मेजर लेते हैं। और वो प्रोएक्टिव मेजर हमारा क्या होता है, वो रिस्क असेसमेंट होता है कि हम रिस्क असेसमेंट करके उन चीज़ों को प्रॉपर्ली रेगुलेट करते हैं, नोट डाउन करते हैं, और हम एक अल्टीमेटली एक ऐसी अप्रोच की तरफ जाते हैं जो हमारी एक सिक्योर अप्रोच हो। अब रिस्क असेसमेंट का आपका तब शुरू होता है जिससे पहले आप रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं। अब प्रोफाइल का नाम सुन के आपके जहन में जो प्रोफाइल का नाम आ रहा होगा या एक सेंस आ रहा होगा कि प्रोफाइल एक ऐसी चीज़ है जो हमने अल्टीमेटली हर बंदे ने कहीं ना कहीं इसका नाम सुना होगा। आपकी फेसबुक प्रोफाइल होगी, आपकी इंस्टा प्रोफाइल होगी, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी होगी। तो प्रोफाइल बेसिकली आपको आपका जो है जैसे हम कहते हैं ना इंट्रोडक्शन है आपका, वो बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस करती है कि आप हैं कौन, वो आपकी प्रोफाइल आपके बारे में बताती है। अब प्रोफाइल के अंदर रिस्क प्रोफाइलिंग जब हम की बात करते हैं तो रिस्क प्रोफाइलिंग के अंदर भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन की वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखते हैं कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अहम होती है। मतलब ये इस चीज़ का बताने का कि उस ऑर्गेनाइजेशन को किन खतरात का सामना है, वो खतरात को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं वो खतरात होंगे, उसके रिस्क या उसके हैजर्ड्स होंगे। तो हम ड्यूरिंग रिस्क प्रोफाइलिंग एक ऑर्गेनाइजेशन को जो जिन खतरात के जिन हैजर्ड्स का सामना है या उसके काम के दौरान जिन हैजर्ड्स का सामना करना पड़ता है, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, और उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको प्रॉपर्ली रेगुलेट करते हैं। अब रेगुलेट कब करते हैं हम, जब उन चीज़ों के लिए हम उनके लिए करंट कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उनकी बेस के ऊपर हम उनको रेगुलेट कर सकते हैं। जब हमें करंट कंट्रोल का पता होगा तो हमें ये पता होगा कि हमने इससे मजीद आगे क्या करना है कि ताकि हम इस एक्टिविटी को वहाँ पर रेगुलेट कर सकें और इसको हम कंट्रोल कर सकें। अब जब भी हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है तो हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के साथ ही हम हैजर्ड्स के लाइक्लीहुड एंड प्रोबेबल इम्पैक्ट्स को भी देखते हैं कि अब इस हैजर्ड के रुनमा होने के चांसेस कितने हैं, जो उसका मतलब हम उसका रिस्क देखते हैं कि इस रिस्क कितना राइज हो रहा है, और इसके प्रोबेबल या पॉसिबल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर यहाँ पे हादसा पेश आता है। तो बेसिकली ये पूरा एक डॉक्यूमेंट जो होता है उस ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रोफाइल होती है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको नॉलेज फराहम कर रही होती है। जब हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट का एक टॉपिक पढ़ा था, उसे मैंने आपको ये बताया था कि जब सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर जो उसका पहला पॉइंट था या पहला स्टेप था, जो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करते हैं तो उससे पहले हम कॉन्ट्रैक्टर से उसकी रिस्क असेसमेंट या उसकी रिस्क प्रोफाइल मांगते हैं कि आपके काम के दौरान आपको किन खतरात का सामना करना पड़ेगा ड्यू टू योर ऑन एक्टिविटीज़, उसकी अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से। तो वो अपनी रिस्क प्रोफाइल फराहम करता है जिससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि भाई इसकी ये एक्टिविटीज़ हैं, ये इक्विपमेंट यूज़ करता है, इस तरह की इसकी वर्कफोर्स है, और इस तरह के हादसा का सामना से करना पड़ सकता है या इस तरह के खतरात का सामना करना पड़ सकता है। तो वो उसकी क्या कहलाती है, उसकी रिस्क प्रोफाइल कहलाती है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हो। अब रिस्क प्रोफाइल जो है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूनिक होती है और हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिस्क प्रोफाइल मेंटेन करके रखती है अगर तो उसने अपने जो है रिस्क असेसमेंट्स प्रॉपर्ली करवानी है और अपने ऑर्गेनाइजेशन को फ्लरिश करना है वहाँ पे। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्क प्रोफाइलिंग हम किन किन चीज़ों को एग्जामिन करते हैं या किन चीज़ों को एग्जामिन करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आ जाती है नेचर एंड लेवल ऑफ द थ्रेट्स फेस बाय द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के किस नेचर के थ्रेट्स और किस लेवल के थ्रेट्स का सामना है, मतलब किस तरह के हैजर्ड्स का उसे सामना है। नेचर ऑफ हैजर्ड्स के से जो है ताल्लुक है उसके नेचर ऑफ वर्क के साथ। ऑर्गेनाइजेशन जिस नेचर का काम कर रही होगी उसी नेचर के उसको जो है हैजर्ड्स का भी सामना होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक लेबॉर्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न आपके बायोलॉजिकल हैजर्ड्स वहाँ पे होंगे, बाकी हैजर्ड्स जो होंगे आपके वो सेकेंडरी कंसर्न होंगे जो आप वहाँ पे ऑल्दो वहाँ पे इक्विपमेंट्स भी मौजूद है, बाकी चीज़ें भी हैं, बट सबसे बड़ा वहाँ पे कंसर्न आपका बायोलॉजिकल हैजर्ड्स होंगे, क्योंकि सबसे जो बड़ी चीज़ है वहाँ पे आपके बायोलॉजिकल चीज़ों के साथ आपका इंटरेक्शन है। तो लिहाजा आपकी जिस फील्ड के अंदर आप काम कर रहे होंगे तो उस फील्ड के हैजर्ड्स जो हैं आपके वहाँ पे वो कंसर्न होंगे।
अब जब हैजर्ड को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर उसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं या उसको एग्जामिन हम करते हैं, उसका लाइक्लीहुड हम देखते हैं कि भाई इससे एडवर्स इफेक्ट्स आने के या इसके रुनमा होने के चांसेस कितने हैं, कि कितने चांस है कि ये चीज़ वहाँ पे रुनमा होगी, हम उसको वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जिसके लिए हम रिस्क असेसमेंट के टॉपिक में प्रॉपर एक प्रोसीजर पढ़ेंगे कि हम लाइक्लीहुड या सेवेरिटी को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं और हम रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर फार्मूला है, रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय सेवेरिटी। वो इंशाल्लाह रिस्क असेसमेंट के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब जब भी लाइक्लीहुड को हम देखते हैं तो उसके साथ हम ये देखते हैं कि लेवल ऑफ डिस्ट्रप्शन एंड कॉज एसोसिएटेड विद ईच टाइप ऑफ रिस्क। अब जो भी वहाँ पे रिस्क है, अगर उसको वो रुनमा होता है, उससे कोई हादसा रुनमा होता है, तो उसके साथ क्या लेवल ऑफ डिस्ट्रप्शन आएगा, मतलब किस तरह की वो तबाही लेके आएगा, किस तरह के उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और उन कॉन्सिक्वेंसेस के ज़ुमरे में आपको कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये भी हम रिस्क प्रोफाइलिंग के दौरान वहाँ पे इन चीज़ों को नोट डाउन करते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल इन प्लेस टू मैनेज दोज रिस्क। साथ ही साथ हम वहाँ पे कंट्रोल मेजर्स की इफेक्टिवनेस भी देखते हैं, जिनको हम बोलते हैं करंट कंट्रोल या ऑलरेडी अप्लाइड कंट्रोल्स, कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने उन हैजर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल्स अप्लाई किए हुए ऑलरेडी, उनकी इफेक्टिवनेस कितनी है या कितने वो इफेक्टिव हैं, कितने वो बेहतर हैं, कि वो हैजर्ड्स को या रिस्क को कितने बेहतर तरीके से वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। अगर वो कंट्रोल नहीं करें तो फिर हम ड्यूरिंग रिस्क असेसमेंट क्या करते हैं, हम उनके लिए फर्दर कंट्रोल्स क्या सजेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम वहाँ पे प्रोफाइलिंग उसके लिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि राइट रिस्क हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड राइट कंट्रोल मेजर्स हैव बीन प्रायोरिटाइज्ड। मतलब हम राइट रिस्क या हैजर्ड आपने आइडेंटिफाई किए हैं और उसको प्रायोरिटाइज किया और उसके लिए राइट कंट्रोल मेजर आपने क्या किया, वहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। रिस्क प्रोफाइलिंग के अंदर हमारा ये होता है, उसके लिए गोल होता है। The outcome of risk profiling will be that the right risk has been identified and prioritized for action. The right control measures have been identified and implemented. And minor risks have not been given a disproportionate priority. मिसाल के तौर पे हम जो आउटकम लेना चाहते हैं या आउटकम आना चाहिए हमारे पास रिस्क प्रोफाइलिंग का, ये होना चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पे आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 50 के करीब हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया है, तो उन 50 हैजर्ड्स में से आप हर उस हैजर्ड को प्रायोरिटाइज कैसे मुराद ये है कि फोकियत देना। आप हर उस हैजर्ड को दूसरे हैजर्ड पे फोकियत देंगे जो ज़्यादा अहम होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइक्लीहुड एंड सेवेरिटी। लाइक्लीहुड एंड सेवेरिटी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसकी बेस के ऊपर आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा हैजर्ड आपका सबसे अहम है और किसको आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए और किसको डिस्प्रोपोर्शनेट प्रायोरिटी आपको नहीं देनी चाहिए, जिसको आपको नेग्लेक्ट करना चाहिए। अब नेग्लेक्ट बेसिकली हम किसी चीज़ को भी नहीं कर सकते। यहाँ पर इस चीज़ से मुराद ये है कि एक चीज़ को हम दूसरे पे अहमियत इसलिए देते हैं, जिसको हम अहमियत देंगे उसको हम पहले डील करेंगे एज कम्पेयर टू द अदर वन। डील तो सबको करना है, बट हम पहले उस चीज़ को डील करेंगे जिसकी अहमियत जो है सबसे ज़्यादा है या जिसके रुनमा होने के चांसेस हमारे पास ज़्यादा होंगे या जिससे जो हमारे पास जो आउटकम आएगा वो आउटकम क्या होगा वहाँ पे उसके ज़्यादा बेहतर होगा या बुरा होगा। देन रिस्क प्रोफाइलिंग प्रोसेस देखते हैं। आइडेंटिफाई द रिस्क दैट थ्रेटन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे प्राइमरी वर्क आपका क्या होगा, पहला स्टेप होगा। पहले स्टेप के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को जो उस ऑर्गेनाइजेशन को थ्रेट कर रहा होगा। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क जो है, मैं अगेन आपसे बात करूंगा, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ऑन द परसेप्शन ऑफ अ पर्सन। जो रिस्क असेसमेंट कर रहा है उस बंदे की परसेप्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि वो फोर्सी कर रहा होता है कई एक चीज़ों को, कुछ चीज़ों से दिखाई दे रही होंगी और कुछ चीज़ें वो फोर्सी कर रहा होगा, अपना अंदाज़ा लगा रहा होगा कि भाई इस चीज़ से ये भी हो सकता है। क्योंकि ये सारी की सारी जो डिपेंड करती है प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हम सारी बातें प्रोबेबिलिटी में जाके करते हैं वहाँ पे। Identify the risks that threaten the organization. Identify the health and safety impacts and the business impact associated with each threat. अब जितने भी थ्रेट्स है, जितने भी हैजर्ड्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, तो हर एक हैजर्ड के साथ कुछ जुड़े उसके कुछ इम्पैक्ट्स होंगे, उसके हेल्थ इम्पैक्ट्स होंगे, उसके सेफ्टी इम्पैक्ट्स होंगे और उसके बिजनेस इम्पैक्ट्स होंगे। अब कोई भी चीज़ होगी, या वो साइकोलॉजिकली आपको डिस्टर्ब करेगी या फिजिकली करेगी या केमिकली या बायोलॉजिकली वो आपके साथ इंटरेक्ट करेगी और आपकी बॉडी को जो है वहाँ पे वो एक एज अ वेक्टर यूज़ करेगी वहाँ पे, या उसके सेफ्टी इंपैक्ट्स होंगे, या उस चीज़ की अगर वो हादसे के कुछ ना कुछ आपके साथ बिजनेस इंपैक्ट्स हो सकते हैं कि वो आपकी बिजनेस को जो है नुकसान पहुंचा सकता है, वो आपकी बिजनेस की साख खराब कर सकता है। इवन उससे जो है आपके पास के इंपैक्ट्स आ सकते हैं कि आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। तो इस तरह हम वो भी आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके इंपैक्ट्स क्या होंगे, पॉसिबल या प्रोबेबल इंपैक्ट्स क्या होंगे। आइडेंटिफाई हाउ वेल ईच थ्रेट इज कंट्रोल्ड। देन हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ पे जो थ्रेट्स हैं उनको करंटली कितना बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है और कितने बेहतर तरीके से उन्हें कंट्रोल किया गया है। अगर तो वो अनकंट्रोल्ड हैं और जो कंट्रोल उनके लिए मौजूद हैं हम उन्हें नोट डाउन करते हैं अपने पास, और हमें ये पता लग जाता है कि हम कितना चल चुके हैं और हमें इससे आगे कितने स्टेप्स लेने हैं इस चीज़ को प्रॉपर्ली कंट्रोल करने के लिए। वहाँ पे आइडेंटिफाई द लाइक्लीहुड ऑफ ईच थ्रेट हैपनिंग।
देन हम ये देखते हैं कि इस चीज़ से वहाँ पे उसके रुनमा होने लाइक्लीहुड हम देखते हैं कि इसका लाइक्लीहुड कितना है वहाँ पे इन हैजर्ड्स के वहाँ पे रुनमा होने की। अब इन सारी चीज़ों की बेस के ऊपर हम प्रायोरिटाइज करते हैं थ्रेट्स को, मतलब प्रायोरिटाइज करते हैं हम हैजर्ड्स को कि किस हैजर्ड को हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइक्लीहुड एंड सिविरिटी। बेसिकली ये जो टॉपिक था हमारा आज का, ये था हमारा रिस्क प्रोफाइलिंग के बारे में था, इंट्रोडक्शन था रिस्क असेसमेंट का, कि रिस्क असेसमेंट हम तब कर सकते हैं प्रॉपर्ली जब हमें प्रॉपर्ली एक हैजर्ड्स के बारे में पता होगा या एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी प्रॉपर प्रोफाइलिंग की हुई होगी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन हैजर्ड्स का सामना है हमें, और तब हम जाकर उसको प्रॉपर्ली एफिशिएंटली उसके ऊपर एक रिस्क असेसमेंट बना सकते हैं और उनको प्रॉपर्ली उन चीज़ों को वहाँ पे प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं और उन्हें हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर भी उसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल में रिस्क असेसमेंट को डिस्कस करेंगे कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है और हमें इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना चाहिए और किस तरह से हमें इसको जो है एक इफेक्टिव डॉक्यूमेंट के तौर पर लेके चलना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे।